जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल के नल से पानी पीने की बिल्कुल मनाही है। राइट। मतलब एक ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसके डेस्क पर ना क्लर्क दूर से फाइलें फेंकते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनका छूना उन्हें अपवित्र ना कर दे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब नॉर्मली ऐसे भारी सामाजिक तिरस्कार से गुजरने वाला कोई भी इंसान या तो अंदर से टूट जाता है या फिर पूरी व्यवस्था से ही नफरत करने लगता है। हाँ, लेकिन आज 14 अप्रैल 2026 है और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने इस सिस्टम को जलाने के बजाय उसे पूरी तरह से री इंजीनियर करने का रास्ता चुना। और वही बच्चा आगे चलकर हमारे देश के जल अधिकार, श्रम अधिकार, मतलब पूरे के पूरे संवैधानिक ढांचे का आर्किटेक्ट बना। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन यही है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और सोर्सेज के आधार पर हम ये डिकोड करें कि कैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी एजुकेशन का, अपने लीगल दिमाग का इस्तेमाल किया। मतलब हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक ढाल कैसे बनाई उन्होंने। हाँ, और महाड़ी सत्याग्रह की सड़कों से लेके संविधान सभा तक का उनका सफर असल में काम कैसे कर रहा था। और ये समझना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब हम उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं ना, तो एक बात एकदम साफ है कि उनके लिए शिक्षा कोई बस डिग्री जमा करने का शौक नहीं था। राइट, वो एक टूल था उनके लिए। बिल्कुल, सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टूल। अब जरा सोचिए, उस दौर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब LSE जैसी जगहों से 2 डॉक्टरेट, और फिर ग्रेज इनसे बारेट लॉ। ये उस समय किसी भी आम भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और जो इंसान समाज के सबसे शोषित वर्ग से आ रहा है, उसके लिए तो ये मतलब अनइमेजिनेबल है। एग्जैक्टली। अच्छा, जब वो ये सब हासिल करके भारत लौटते हैं ना और वकालत शुरू करते हैं, तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो है उनके केसेस का चुनाव। हाँ, उनके केसेस बहुत दिलचस्प हैं। जैसे 1927 का फिलिप स्प्रैट वाला केस देखिए। मतलब फिलिप कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में से एक थे और उन पर ना देशद्रोह का आरोप लगा था। राइट, वो इंडिया एंड चाइना पैम्फलेट के लिए। हाँ, और अंबेडकर ने कोर्ट में इतने शानदार तरीके से ये साबित किया कि वो पैम्फलेट सिर्फ इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद पर एक कमेंट्री थी, कोई सरकार गिराने की साजिश नहीं थी। और देखिए, सिर्फ यही नहीं, ऑल इंडिया टेक्सटाइल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का मामला हो या फिर वो प्रोफेसर R.D. कर्वे का केस, वो अश्लीलता वाला केस ना। हाँ, प्रोफेसर कर्वे पर समाज स्वास्थ्य नाम की पत्रिका में यौन स्वच्छता यानी सेक्सुअल हाइजीन के बारे में लिखने की वजह से केस हुआ था और अंबेडकर ने उनका बचाव किया। इन केसेस का पैटर्न देखिए, ये सिर्फ किसी एक जाति या समुदाय के मुद्दे नहीं थे। बिल्कुल, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मजदूरों के अधिकार, इन सब के लिए लड़ रहे थे। उनका लीगल नजरिया ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ब्रॉड था। पर यहाँ ना एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है। मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उनके पास हैदराबाद के निजाम की तरफ से चीफ जस्टिस बनने का ऑफर था। हाँ, और जिला न्यायाधीश के भी बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स थे उनके पास। तो वही ना, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी इतनी गरीबी देखी हो, इतना सोशल बॉयकॉट झेला हो, वो एक इतनी आरामदायक और पावरफुल कुर्सी को क्यों ठुकराएगा? अगर हम उनके नजरिए से देखें ना, तो वो आरामदायक कुर्सी उनके लिए एक तरह से सोने की हथकड़ी थी। सोने की हथकड़ी? हाँ, 1951 के एक भाषण में उन्होंने खुद इसका जिक्र किया था। उनका लॉजिक बहुत क्लियर था कि अगर वो सरकारी सर्विस में बंद गए तो वो अपने लोगों की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, तो उनका जो लीगल नॉलेज था वो सिर्फ अदालतों के AC कमरों के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो एक ऐसा हथियार था जिसे सड़क पर जमीनी हकीकत बदलने के लिए इस्तेमाल होना था। आपको सिस्टम बदलना है तो सिस्टम का गुलाम बनने से बचना होगा। और आई थिंक यहीं से वो टर्निंग पॉइंट आता है ना, जब वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से निकलकर सड़कों पर जन आंदोलन की तरफ जाते हैं। सही कहा, 1927 का महाड़ सत्याग्रह यहीं से उभर कर आता है। हाँ, और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो साफ लगता है कि ये सिर्फ एक तालाब से पानी पीने की जिद तो बिल्कुल नहीं थी। एकदम सही। महाड़ का चौदार तालाब वाला आंदोलन कोई प्यास बुझाने का आंदोलन नहीं था। इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। हाँ, बताइए ना। देखिए, 1923 में ही बॉम्बे विधान परिषद ने ना एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि सरकार की फंडिंग वाले जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे तालाब या कुएं, हाँ, उनका इस्तेमाल अछूत वर्ग कर सकता है। मतलब कानूनी तौर पर अधिकार मिल गया था, लेकिन जमीन पर कोई मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। सवर्ण हिंदू समाज इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना चाहता था। मतलब
कानून सिर्फ किताबों में था। और इसीलिए 20 मार्च 1927 को जब अंबेडकर अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ वहां गए और उस तालाब से पानी पिया, तो जो रिएक्शन आया वो लिटरली भयानक था। बहुत हिंसक रिएक्शन था। अफवाह फैला दी गई कि भाई अब ये लोग मंदिर में घुसने वाले हैं और निहत्थे लोगों पर हमला हो गया। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है ना, वो है उस तालाब का वो तथाकथित शुद्धिकरण। हाँ, वो वाकया मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि तालाब को पवित्र करने के लिए उसमें 108 मट के गोबर और गोमूत्र डाला गया। सोचिए उस वक्त माइंडसेट किस हद तक टॉक्सिक था। और यहीं पर उनके पेशेंस और उनकी जो लीगल समझ थी उसकी असली परीक्षा हुई। कैसे? जब सवर्णों ने महाट सिविल कोर्ट में ये केस ठोक दिया कि वो तालाब उनकी निजी संपत्ति है, हाँ, तो अंबेडकर ने कोई हिंसक रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। राइट, पूरे 10 साल तक ये केस चला और फाइनली 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो तालाब पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ पानी की जीत नहीं थी, ये नागरिक अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत थी। क्या बात है। और उसी साल 1927 में ही महाड़ में मनुस्मृति का दहन भी हुआ था। और सोर्सेज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है, वो साड़ियों वाला। हाँ, उन्होंने दलित महिलाओं से कहा कि वो अपनी साड़ियाँ बिल्कुल वैसे ही पहने जैसे सवर्ण महिलाएं पहनती हैं। क्योंकि उस वक्त दलित महिलाओं को सिर्फ टखनों तक साड़ी पहनने का रिवाज था। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं थी, ये स्वाभिमान का एक सीधा दावा था। बिल्कुल। और ये जो सोशल माइंडसेट को चैलेंज करने का सिलसिला था ना, ये 1930 के नासिक के कालाराम मंदिर आंदोलन तक जाता है, जो मंदिर के दरवाजे सबके लिए खोलने के बारे में था। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी खटक रही है। क्या? मतलब जो इंसान तार्किकता, एजुकेशन और लीगल राइट्स की इतनी बात कर रहा था, वो अचानक एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों लीड कर रहा था? इसका लॉजिक क्या था? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सोर्सेस से ये एकदम क्लियर है कि उनका मकसद कभी भी मूर्ति पूजा करना या कर्मकांड करना नहीं था। अच्छा। हाँ, 2 मार्च 1930 को उन्होंने खुद कहा था कि मंदिर में घुस जाने से दलितों की आर्थिक या सामाजिक मुश्किलें खत्म नहीं हो जाएंगी। तो फिर ये सब क्यों? क्योंकि वो एक लिटमस टेस्ट था। लिटमस टेस्ट? हाँ, वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या हिंदू समाज अपने मन का मैल साफ करके दलितों को समान इंसान मानने को तैयार है। ओ, तो मतलब भगवान के दर्शन की नहीं, इंसानी डिग्निटी और सोशल एक्सेप्टेंस की लड़ाई थी वो। बिल्कुल। वो बस ये चेक कर रहे थे कि क्या सवर्ण समाज अपना प्रिविलेज छोड़ने को रेडी है। और जब ये साबित हो गया कि भाई हिंदू मानसिकता इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली, तो फिर संघर्ष का दायरा पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया। राइट। और यही एंट्री होती है 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट की। और सोर्सेज में इस पूरी घटना को बहुत ही फैक्चुअल और निष्पक्ष तरीके से रखा गया। मतलब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहां अंबेडकर ने डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था कि अगर सवर्ण और दलित एक साथ वोट करेंगे तो सवर्णों के दबदबे की वजह से कोई भी सच्चा दलित नेता कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएगा। एकदम सही। इसलिए वो चाहते थे कि दलितों को अपना नेता खुद चुनने का हक मिले और ब्रिटिश सरकार मान भी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे और उनका लॉजिक बिल्कुल अलग था। हाँ, उनका मानना था कि अगर दलितों को हिंदुओं से अलग वोटिंग राइट मिल गया तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। राइट। गांधी जी को लगता था कि छुआछूत जैसी प्रथा खत्म होने के बजाय एक पॉलिटिकल खाई बन जाएगी और इसी के विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और सोचिए, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल और मॉरल क्राइसिस था। बिल्कुल। एक तरफ अंबेडकर जो अपने समाज के अधिकारों से जरा भी समझौता नहीं कर सकते थे और दूसरी तरफ गांधी जी की जान खतरे में थी। तो फिर काफी प्रेशर के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत वो अलग निर्वाचक मंडल की मांग तो वापस ले ली गई, लेकिन इसके बदले में प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें 80 थीं,
उन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। मतलब इस समझौते ने भारत के डेमोक्रेटिक ढांचे की एक नई दिशा तय कर दी। बिल्कुल। और फिर यही जो लंबी लड़ाई थी अधिकारों को कागज पे सिक्योर करने की, वो बाद में हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान का बेस बनी जब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। राइट। अगर हम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को आज की भाषा में समझें तो संविधान को ना एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जैसे एक ओएस तय करता है ना कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप कैसे चलेगी, क्या रूल्स फॉलो करेगी, वैसे ही संविधान ने तय किया कि हमारा समाज किन बेसिक रूल्स पर फंक्शन करेगा। वाओ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के लिए ना संविधान सिर्फ वकीलों का कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो एक सोशल रेवोल्यूशन का टूल था। बिल्कुल। उनके खुद के जो एक्सपीरियंस थे, मतलब बचपन का वो छुआछूत, भेदभाव, पब्लिक प्लेसेस से निकाला जाना, वो सब सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल्स में बदल गए। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब आर्टिकल 14 से 18 जो इक्वालिटी की गारंटी देते हैं, या फिर आर्टिकल 17 जिसने बस एक झटके में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया और उसे क्राइम बना दिया, और आर्टिकल 15 और 16 भी जो किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं। राइट। और अगर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं तो उसमें एक अल्टीमेट ट्रबल शूटिंग टूल भी था, मतलब आर्टिकल 32। एग्जैक्टली। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर ने खुद संविधान का हृदय और आत्मा कहा। राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सिस्टम में कोई वायरस आ जाए, मतलब अगर सरकार या कोई संस्था आपके फंडामेंटल राइट्स को दबाती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अधिकार तब तक तो बस कागज के टुकड़े हैं ना, जब तक उन्हें लागू करवाने का कोई सॉलिड लीगल मैकेनिज्म ना हो। सही बात है। अच्छा, इसके साथ ही ना उन्होंने एक क्वासी फेडरल ढांचा भी सजेस्ट किया था, जिसमें केंद्र सरकार को मजबूत रखा गया। हाँ, इसका लॉजिक भी बड़ा दिलचस्प है। बताइए ना। देखिए, अगर सारी पावर लोकल लेवल पे या ग्राम पंचायतों को दे दी जाती तो क्या होता? लोकल पॉलिटिक्स हावी हो जाती। हाँ, जो ताकतवर और दबंग जातियां थीं, वो तो गांव के लेवल पर दलितों और कमजोर वर्गों को पूरी तरह कुचल देती। राइट। इसीलिए एक मजबूत केंद्र को एक ओवर आर्चिंग प्रोटेक्टर की तरह डिजाइन किया गया, ताकि ऊपर से एक कंट्रोल रहे। वाओ, ये तो बहुत दूर की सोच थी। और इसमें हमें जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की जो जबरदस्त वकालत की, वो कमाल की थी। मतलब इस बिल का पर्पस था महिलाओं को तलाक का अधिकार देना, पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा दिलाना, और पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगाना। सोचिए, 1950 के दशक के उस रूढ़िवादी समाज में ये कितना बड़ा धमाका रहा होगा। बहुत बड़ा। और जब संसद में इस बिल का भयानक विरोध हुआ और इसे पास होने से रोक दिया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर का रिएक्शन देखने लायक था। हाँ, उन्होंने कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल नहीं। 1951 में उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के पद से सीधा इस्तीफा दे दिया। मतलब उनके लिए महिलाओं की आजादी कोई ऐसा इशू नहीं था जिसे वो कल के लिए टाल दें। बिल्कुल। और देखिए, हमेशा उनके संवैधानिक योगदान की बात होती है, लेकिन सोर्सेज में हिस्ट्री का एक और चैप्टर है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, और पर्सनली ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। वो इकोनॉमिक्स वाला। हाँ, मतलब आज जितने भी लोग जॉब करते हैं, वीकेंड्स पर आराम करते हैं, या जिनकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के कितने बड़े कर्जदार हैं। वही तो, मतलब एक सोशल रिफॉर्मर और लॉयर भारत के मॉडर्न लेबर लॉज और रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव कैसे रख सकता है? इसके पीछे रीजन ये है कि उनका जो कोर एकेडमिक बैकग्राउंड था ना, वो दरअसल इकोनॉमिक्स ही था। कोलंबिया और एलएसई में उनका मेन काम अर्थशास्त्र पर था। अच्छा। हाँ, 1942 से 1946 के बीच जब वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भारत में काम के घंटे 14 से घटाकर सीधे 8 घंटे कर दिए थे। रुको, 14 से 8 घंटे, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है यार। पर उन्होंने ये सब क्यों किया? मतलब एक दलित नेता का लेबर रिफॉर्म्स पर इतना ज्यादा फोकस क्यों था? क्योंकि उनका लॉजिक बहुत क्लियर था। उनका मानना था कि अगर लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम और सिक्योरिटी नहीं होगी, तो उनके संवैधानिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राइट। पेट भरा होगा तभी तो राइट्स की बात होगी। एग्जैक्टली।
आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना जो राजनीतिक लोकतंत्र है ना, वो भर भरा कर गिर जाएगा। और इसी इकोनॉमिक विजन का एक और बड़ा एग्जाम्पल है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। 1923 में ना उनकी एक बुक आई थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। राइट। और जब हिल्टन यंग कमीशन भारत में मॉनेटरी रिफॉर्म्स के लिए आया तो उन्होंने अंबेडकर के इस रिसर्च को बहुत सीरियसली लिया और उसी के ब्लूप्रिंट के आधार पर 1935 में आरबीआई बना। ये सच में कंप्लीट विजन है, लीगल, सोशल और इकोनॉमिक। बिल्कुल। अब देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात चली रही है तो उनके उस बहुत ही फेमस वार्निंग की बात करनी पड़ेगी। वो संविधान सभा वाला आखिरी भाषण। हाँ, 25 नवंबर 1949 को जो उन्होंने दिया था, वो भाषण तो इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। सही में? उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासों के जीवन में एंटर करने वाले हैं। मतलब पॉलिटिक्स में तो हमारे पास इक्वालिटी होगी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, लेकिन जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है वो अभी भी बहुत गहरी असमानता से भरी होगी। और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी कि अगर हमने इन कॉन्ट्रडिक्शंस को जल्दी खत्म नहीं किया तो जो लोग इस असमानता का शिकार हैं वो इस पूरे पॉलिटिकल ढांचे को ही उड़ा देंगे। और उसी भाषण में एक टर्म आता है जो अक्सर काफी डिबेट का टॉपिक रहता है, अराजकता का व्याकरण या ग्रामर ऑफ एनार्की। राइट। उन्होंने कहा कि अब हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे असंवैधानिक तरीकों को छोड़ देना चाहिए। रुको, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। क्या? मतलब जिस इंसान ने खुद महाड़ के तालाब पर और कालाराम मंदिर में सत्याग्रह लीड किया था, हाँ, वही इंसान आजादी के बाद कह रहा है कि सत्याग्रह और अराजकता है। मतलब ये तो थोड़ा हिपोक्रेसी नहीं लग रहा? अगर आप इसे सिर्फ ऊपर से देखेंगे ना तो हाँ, हिपोक्रेसी लगेगी। लेकिन अगर आप उस टाइम के हालात समझेंगे तो ये डेमोक्रेसी का बहुत गहरा सबक है। अच्छा। कैसे? डॉक्टर अंबेडकर बहुत क्लियरली कहते हैं कि आजादी से पहले जब आपके पास अधिकार मांगने का कोई लीगल स्ट्रक्चर था ही नहीं, जब सिस्टम में आपकी कोई आवाज नहीं थी, तब तो सड़क पर उतरना और सत्याग्रह करना ही इकलौता रास्ता था। राइट। मतलब जब मेरे पास वोटिंग पावर ही नहीं है, कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन 1950 के बाद सिचुएशन बदल गई थी। भारत का अपना संविधान था, हर सिटीजन के पास वोटिंग राइट था, न्यायपालिका थी, संसद थी। ओके, तो उनका लॉजिक ये था कि जब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते खुले हैं तो सड़क के बजाय संसद और कोर्ट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर डेमोक्रेसी में भी आप असंवैधानिक तरीके अपनाएंगे तो वो सच में अराजकता का व्याकरण बन जाएगा। वाह, अब समझ आया। और इसी के साथ ना उन्होंने राजनीति में भक्ति या हीरो वर्शिप के खतरे से भी आगाह किया था। हाँ, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने कहा था कि धर्म में भक्ति भले ही आपकी आत्मा को मुक्ति दिला दे, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आपने भक्ति शुरू कर दी तो वो सीधा तानाशाही या डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएगी। और आज जब हम दुनिया भर की पॉलिटिक्स देखते हैं ना, तो उनका ये एनालिसिस डराने की हद तक एक्यूरेट लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक पॉलिटिशियन या लॉयर नहीं थे, वो एक ऐसे विजनरी थे जो भविष्य की दरारों को बहुत पहले ही देख पा रहे थे। तो आज की इस डीप और इंटरेस्टिंग चर्चा को समेटने का टाइम आ गया है। हाँ, उनका वो मशहूर नारा था ना, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। राइट। आज के दौर में ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले हिस्टोरिकल सोर्सेस से निकला एक ऐसा थॉट जो शायद हमें काफी देर तक सोचने पर मजबूर कर दे। 1956 में, मतलब अपनी लाइफ के बिल्कुल आखिरी दिनों में, डॉक्टर अंबेडकर को ना ये बहुत गहराई से फील हुआ कि सिर्फ लीगल आर्टिकल्स और पॉलिटिकल ढांचे से जाति व्यवस्था के जो गहरे साइकोलॉजिकल घाव हैं वो नहीं भरेंगे। राइट। सदियों का जो वो मेंटल ट्रॉमा है उसे आप बस सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर से नहीं मिटा सकते। एग्जैक्टली। और इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों लोगों के साथ नवयान बौद्ध धर्म अपनाया। और देखिए, ये सिर्फ कोई नॉर्मल रिलीजियस कन्वर्जन नहीं था। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। 22 vows। हाँ, जिनका मेन पर्पस था हाशिए पर पड़े समुदाय को एक नई, आजाद और सम्मानजनक आध्यात्मिक पहचान देना, एक ऐसी आइडेंटिटी जो उस पुरानी हायरार्की से एकदम फ्री हो। तो आज का हमारा फाइनल थॉट यही है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बस संसद में अच्छे कानून पास कर दो या अच्छी पॉलिसी बना दो तो सोसाइटी बदल जाएगी।
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ का ये जो लास्ट स्टेप था, वो हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल। क्या समाज को सच में बदलने के लिए सिर्फ अच्छे कानून काफी हैं? या क्या हमें भी एक गहरी मॉरल और वैचारिक क्रांति की जरूरत है, जो हमारे सोचने के तरीके को अंदर से बदल दे? इस पर जरूर सोचिएगा।